नमस्कार दोस्तों, एडीसैट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है हिंदी की गद्य विधाएं, इसी के अंतर्गत हमारे आज के व्याख्यान का विषय रहेगा हिंदी में ज्ञान साहित्य लेखन। और दोस्तों, इसी व्याख्यान और कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो कि आज स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर पीसी टंडन, प्रोफेसर हिंदी विभाग, कला संकाय भवन, दिल्ली विश्वविद्यालय। दोस्तों, डॉक्टर टंडन पिछले 30 सालों से हिंदी पढ़ा रहे हैं और इसी छोटे से एक इंट्रोडक्शन के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूँगी स्टूडियो में। सर, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी की गद्य विधाओं पर आधुनिक हिंदी साहित्य में जो लेखन हुआ है वह कविता और गद्य दो रूपों में हुआ है। और गद्य साहित्य में बहुत सारी विधाएं हमारे सामने आती हैं जिनकी क्रमशः चर्चा हमने की है। आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे हिंदी में ज्ञान साहित्य लेखन। ये ज्ञान साहित्य से अगर हम बहुत सीधा सीधा अर्थ ग्रहण करें तो हम कह सकते हैं कि वह साहित्य जो साहित्य से इतर है, यानी संवेदनात्मक साहित्य जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि आते हैं, वो सारी विधाएं छोड़कर हम जो अन्य साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है और हिंदी गद्य में, खड़ी बोली गद्य में जो लिखा जाता रहा है, जैसे मान लीजिए विज्ञान का विषय है या राजनीति का विषय है, इतिहास का विषय है, वाणिज्य है, वित्त है या अर्थशास्त्र है या यांत्रिकी है, इंजीनियरिंग है या चिकित्सा का क्षेत्र है या खगोल शास्त्र है, युद्ध शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, नीति शास्त्र है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, अनुशासन है, जिनमें समय समय पर हिंदी में लेखन हुआ है। और इधर वर्तमान समय में, क्योंकि हम अक्सर यह कहते हैं कि किसी भी भाषा के जीवित रहने या उसके विकासशील, गतिशील होने का एक बड़ा कारण यह होता है कि वह समय के साथ बदलती चले, आधुनिक होती चले। इसलिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, आधुनिकीकरण भाषा का, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यह आधुनिकीकरण उसको विश्व के ज्ञान विज्ञान से जोड़ता है। अगर हम विश्व ज्ञान की दृष्टि से अपनी भाषा में संशोधन, परिवर्तन, संवर्धन नहीं करेंगे, अगर हम अवधारणात्मक पाश्चात्य शब्दों के समतुल्य हिंदी शब्द तैयार नहीं करेंगे, तो हम ये ज्ञान साहित्य का लेखन नहीं कर पाएंगे। जैसे विधि का लेखन करना है तो लॉ के क्षेत्र में हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो बात पाठ्य पुस्तक की हो या संदर्भ पुस्तकों की हो। लेकिन ये थोड़ी विडंबना रही है कि जिस तरह की गति, प्रगति ज्ञान साहित्य लेखन हिंदी में हमें मिलना चाहिए, जिस तरह की गति होनी चाहिए, वह हमें नहीं मिल पाई। इस गति को, इसका जो सिलसिला है ये बहुत धीमा रहा है। और वही आधुनिक काल के प्रारंभ से हम जब देखते हैं, भारतेंदु युगीन जो समय था उससे या उससे कुछ समय पहले से ये सिलसिला शुरू होता है, जब से खड़ी बोली प्रकाश में आती है और धीरे धीरे उसमें लेखन बढ़ता चलता है। लेकिन भारतेंदु युग में, फिर द्विवेदी युग में, फिर छायावादी युग में, फिर आज़ादी के बाद के युग में और फिर इधर समकालीन समय में जिस तरह की विकास हुआ है, प्रगति हुई है, एक सुदीर्घ परंपरा सशक्त रूप में हमारे सामने आई है, उस पर हम विचार करेंगे। इसलिए क्योंकि केवल साहित्य से काम नहीं चल सकता। किसी भी भाषा को अगर जीवित रखना है, उसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य उस पर विचार करना है, उसे विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करना है, तो यह ज़रूरी होता है कि उसमें समकालीन आवश्यकताओं, अपेक्षाओं की ज़रूरत पूरी करने की क्षमता हो, उसमें उर्वरा शक्ति हो, वह शब्द जो हैं वह नए नए शब्दों को का प्रजनन करें और उन शब्दों से जो कंसेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएं हैं, वो हिंदी में उतर सकें और उसके माध्यम से ज्ञान विज्ञान का या रोजी रोटी का या कामकाज का या व्यवसाय का, इन तमाम क्षेत्रों का विकास हो और भाषा जो है वह इन सब अनुशासनों को आत्मसात करे। तो इस दृष्टि से हम हिंदी की ज्ञान साहित्य की दृष्टि से क्या स्थिति रही है और क्या विकास उसका कब से प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे विकसित होता चला गया और आज हम कहाँ पहुँचे, इस पर थोड़ी चर्चा आज हम मित्रों करेंगे। हिंदी में साहित्येतर विषयों, साहित्य से इतर विषयों एवं क्षेत्रों संबंधी लेखन का भी अपना एक
सुदीर्घ इतिहास रहा है। प्रारंभिक हिंदी जो कि खड़ी बोली से इतर विभिन्न रूपों में दिखाई देती थी, जिसको हमने आदिकालीन हिंदी साहित्य के संदर्भ में, मध्यकालीन हिंदी साहित्य के संदर्भ में जिन हिंदी के जिन रूपों को हमने देखा है उनकी बात हम कर रहे हैं, वह केवल साहित्यिक भाषा थी, कविता की भाषा थी, संवेदना की भाषा थी और वहीं तक सीमित थी। उनमें ज्ञान विज्ञान उस तरह से नहीं था। इस ज्ञान विज्ञान को हम या तो अनूदित रचनाओं में कुछ कुछ देख पाते हैं मध्यकाल में, या उससे पहले संस्कृत साहित्य में ज्ञान विज्ञान बहुत अथाह अपार मात्रा में हमें देखने को मिलता था। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी, मागधी, हरियाणवी आदि हिंदी की तमाम ये जो बोलियां हैं, इनमें कविता और साहित्य तो प्रचुर मात्रा में लिखा जाता रहा, किंतु ज्ञान विज्ञान का साहित्य उस तरह से उस मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाया। अन्य अनुशासनों से संबंधित लेखन हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में उस तरह से प्रारंभिक दौर में नहीं हो पाया जिसकी अपेक्षा हम करते हैं। ज्ञान साहित्य, विज्ञान साहित्य, इतिहास, राजनीति, भूगोल, ललित कलाएं, भक्ति, धर्म, अध्यात्म, मनोविज्ञान, दर्शन, गणित आदि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, अनेक अनुशासन हैं। इनमें हिंदी रचनाकारों का प्रवेश खड़ी बोली के आगमन पर ही हुआ और प्रारंभिक दौर में गति उसकी बहुत धीमी रही। भारतेंदु युग से पहले जो मध्यकालीन समय था या आदिकालीन समय था, उसमें उस समय की जो साहित्यिक भाषाएं थी उनमें ज्ञान विज्ञान लेखन नहीं हो पा रहा था। इन अनुशासनों का हिंदी में लेखन एक सुनिश्चित प्रयोजन के कारण ही हुआ। ये जो अनुशासन है जिनकी चर्चा अभी हमने की, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो, वित्त हो, वाणिज्य हो, बीमा हो, बैंक हो, या विज्ञान के अन्य शाखाएं हों, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या इसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस है, ये तमाम क्षेत्रों में उस तरह से जो लेखन प्रारंभ हुआ विधिवत और उसका धीरे धीरे विकास हुआ, वह एक प्रयोजन के तहत हुआ, एक उद्देश्य था। इसीलिए हम इस तरह की हिंदी को उद्देश्य मूलक या स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है उस तरह की भाषा के रूप में देखते हैं। वो व्यावहारिक हिंदी भी है, वो व्यावसायिक हिंदी भी है, वो फंक्शनल या अनुप्रयोग मूलक हिंदी भी है, प्रयोजन परक हिंदी है। उन सारे रूपों को हम देखते हैं तो उनका एक उद्देश्य था। जैसे शिक्षा का माध्यम अगर हिंदी को बनाना था तो हिंदी में इन अनुशासनों की पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें तैयार करनी ज़रूरी थी। तो उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसलिए इस साहित्य को ज्ञान साहित्य, प्रयोजन परक साहित्य, उद्देश्य मूलक साहित्य भी कहा जाता है। एक विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त ही हिंदी भाषा में, खड़ी बोली हिंदी में इन विधाओं का लेखन प्रारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत भी भारतेंदु युगीन आधुनिक हिंदी के युग से ही हुई और अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें इन क्षेत्रों में धीरे धीरे लिखी जाने लगीं और आज स्थिति यह है कि प्रचुर मात्रा में ये साहित्य हमें उपलब्ध हो रहा है। उसके लिए सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, संस्थागत स्तर पर बहुत प्रयास हो रहे हैं और आने वाले समय में हम लगभग हर क्षेत्र में पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें या ज्ञान सामग्री या शिक्षा आदि की, प्रतियोगिता आदि की दृष्टि से समस्त प्रकार की सामग्री जो है वह हिंदी में प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ज्ञान साहित्य लेखन के प्रारंभिक दौर में इतिहास विषयक ग्रंथ प्रचुर मात्रा में लिखे गए। जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री चाहे भारतीय हो इतिहास या विदेशी इतिहास हो, पाश्चात्य देशों का इतिहास हो, उस इतिहास को हम देखते हैं तो इस संदर्भ में भारतेंदु युग में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गईं हिंदी में। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य था। यह वह समय था जब विचार प्रखर हो रहा था, जब देश जागरण, नव जागरण की ओर चल रहा था। पूरे भारत में जन जागरण की लहर फैलाई जा रही थी। उसके लिए साहित्यकार, भाषाविद, संपादक और पत्रकार या इसी तरह से राजनेता, समाज सुधारक, चिंतक, विचारक, दार्शनिक
ये सब काम कर रहे थे। सबको चिंता थी कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, वह विश्व में एक आधुनिक देश के रूप में आधुनिक विचार के साथ खड़ा हो सके, उसकी अपनी पहचान बन सके। तो निश्चित ही पत्रकारों ने, साहित्यकारों ने, विषय विशेषज्ञों ने इस दिशा में यथासंभव प्रयास किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि हिंदी के जाने माने रचनाकार हैं, उन्होंने इतिहास तिमिर नाशक नाम से एक पुस्तक हिंदी में लिखी। 1873 में इसका प्रकाशन हुआ। 1876 में अवध समाचार शीर्षक से पूरन चंद मुंशी की एक रचना हमारे सामने आती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बूंदी का राजवंश शीर्षक से 1882 में इतिहास की खड़ी बोली हिंदी में एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें बूंदी प्रदेश के राजवंश का पूरा वर्णन, वृत्तांत, घटनाक्रम, विकास आदि दिया गया है। देवी प्रसाद मुंसिफ ने आमेर के राजे इस शीर्षक से, आमेर जो क्षेत्र है उसके राजे 1893 में, मारवाड़ के प्राचीन लेख 1896 में, ये दो पुस्तकें देवी प्रसाद मुंसिफ ने हिंदी में लिखी। और महाराज सिंह ने इतिहास बुंदेलखंड शीर्षक से 1896 में एक पुस्तक लिखी। हम देख सकते हैं कि इतिहास लेखन के क्षेत्र में हिंदी का प्रवेश हुआ और हिंदी में इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, और निश्चित ही यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी हिंदी की दृष्टि से, जिसमें बहुत सारे रचनाकारों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। इनमें प्रारंभिक रचनाएं होने के बावजूद बहुत सी रचनाएं इतिहास लेखन की कला से, सूझबूझ से, और जिसको हम इतिहास बोध कहते हैं। साहित्य में और इतिहास में अंतर होता है। साहित्य का इतिहास, कला का इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का इतिहास, समाज का इतिहास, देश का इतिहास, इनमें भी अंतर होता है। तो इन पुस्तकों में हालांकि ये प्रारंभिक लेखन था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ इतिहास बोध था, इतिहास की सूझबूझ और समझ थी, उससे निश्चित ही अच्छी पुस्तकें प्रकाश में आईं। राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ पुस्तकें प्रकाश में आईं, जैसे श्रीनिवास दास की लिखी हुई पुस्तक राजनीति, शीर्षक था राजनीति, जो 1869 में प्रकाश में आई। बड़ी चर्चित पुस्तक थी और इसने अपनी पहचान बनाई। देवीदास ने एक और दूसरी पुस्तक देवीदास कृत, जो जिसका शीर्षक भी राजनीति ही था, वह 1873 में प्रकाश में आई। इस तरह से हम देखते हैं कि 4-5 साल के अंतराल पर राजनीति शीर्षक से ये दो पुस्तकें हिंदी में लिखी गईं कि राजनीति क्या है, राजनीति के सिद्धांत क्या होते हैं, राजनीति के आयाम क्या है, राजनीति की आचार संहिता क्या होती है, उसके मानक क्या होते हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं पर प्रकाश इसमें डाला गया। ऐसे ग्रंथ ये पारंपरिक और प्राचीन पद्धति से लिखे गए ग्रंथ हैं। कुछ परंपरा का निर्वाह हुआ और कुछ आधुनिकता का निर्वाह हुआ, लेकिन अधिकांशतः इस पर परंपरा और प्राचीनता हावी दिखाई देती है, प्रभावी दिखाई देती है। भूगोल विषयक कुछ पुस्तकें लिखी गई। भूगोल हम जानते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लक्ष्मी शंकर मिश्र ने प्राकृतिक भूगोल चंद्रिका शीर्षक से एक पुस्तक लिखी 1876 में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भूगोल विषयक एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था भूगोल हस्तामलक। ये भी बहुत चर्चित पुस्तक है, 1877 में प्रकाश में आई। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनकी चर्चा हमने की कि उन्होंने इतिहास तिमिर नाशक नाम की हिस्ट्री की पुस्तक भी लिखी थी, इधर भूगोल की पुस्तक भूगोल हस्तामलक शीर्षक से लिखी। भगवान दास वर्मा ने पश्चिमोत्तर तथा अवध का भूगोल, अवध क्षेत्र का और पश्चिमोत्तर क्षेत्र का भूगोल क्या है, इस पर उन्होंने पुस्तक लिखी। ज्वालानाथ नागर की एक पुस्तक आई जिसका शीर्षक था जगत दर्शन, जो 1899 में प्रकाश में आई। इस तरह हम देखते हैं कि चाहे बात भूगोल की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे इतिहास की हो या दर्शन की हो, कुछ पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें, उत्कृष्ट पुस्तकें हिंदी में लिखी गईं और उनका स्वागत हुआ हिंदी जगत में, उनको पाठक मिला और एक रिक्ति का, एक अभाव का जो बोध था उसकी पूर्ति, उसकी दूरी इन पुस्तकों ने की। ललित कला संबंधी भी कुछ पुस्तकें उस समय लिखी गईं, जैसे सौरेंद्र मोहन ठाकुर की एक पुस्तक है गीतावली, जिसमें
संगीत की जो दुनिया है, म्यूजिक, वो संगीत का जो क्षेत्र है उससे संबंधित सैद्धांतिक विवेचन है, व्यावहारिक शिक्षण प्रशिक्षण है। बहुत अच्छी पुस्तक है गीतावली। तो सौरेंद्र मोहन ठाकुर की ये किताब 1878 में प्रकाश में आई थी। गोपालदास कृत संगीत सप्तार्णव तरंग नाम से एक पुस्तक आई जो 1882 में प्रकाश में आई। भक्त राम कृत राग रत्नाकर शीर्षक से 1885 में एक अन्य पुस्तक हमारे सामने आती है। मणि रामकृत सितार चंद्रिका 1893 में प्रकाशित एक पुस्तक है जिसका संबंध भी ललित कला संगीत आदि से अधिक है। राजा फतेह सिंह वर्मा कृत राग प्रकाशिका 1899 में, यानी लगभग 19वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते ये पुस्तक प्रकाश में आई। इस तरह ये कुछ किताबें हैं जो ललित कला के क्षेत्र में भी प्रकाश में आई और इस क्षेत्र में जो अभाव थे, जो कमियां थी, इन किताबों ने उनको दूर किया। तो हिंदी ने इस दौर तक यह तो सिद्ध कर दिया था कि वह इस तरह के अनुशासनों का विवेचन करने में, वर्णन करने में, शिक्षण प्रशिक्षण करने में सक्षम और समर्थ भाषा है। उसमें किसी प्रकार से कहीं कोई कमी नहीं है, अभाव नहीं है, शब्द भंडार की प्रचुर मात्रा है और इसी तरह अवधारणाओं को आत्मसात करने की अदम्य शक्ति है। तो ये जो विशेषताएं हैं हिंदी भाषा की, उन्होंने यह सिद्ध किया कि चाहे किसी भी तरह का अनुशासन हो, विषय क्षेत्र हो, उसमें हिंदी में लेखन किया जा सकता है, बशर्ते कि व्यक्ति विषय का और भाषा का एक साथ विद्वान हो। यदि ऐसा नहीं है तो बहुत सारी कमियां इस संदर्भ में, ज्ञान विज्ञान के साहित्य के संदर्भ में अनुवाद ने पूरी की। आगे चलकर अंग्रेजी में जो विश्व ज्ञान से आने वाली पुस्तकें थी वो अंग्रेजी में अनुदित होकर आती थीं और फिर अंग्रेजी से उनका हिंदी में और हिंदी से फिर भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता था और आज भी ये परंपरा मौजूद है और बहुत बड़ी संख्या में अनुवादक अब ये काम कर रहे हैं। उससे निश्चित ही, जिसको हम वैश्विक विकास की दृष्टि से बहुत आवश्यक मानते हैं, ज्ञान विज्ञान के विकास की दृष्टि से, शिक्षा के विकास की दृष्टि से, मॉडर्नाइजेशन की दृष्टि से, ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि पुस्तकें या तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक लिखी जाएं और या फिर उनका अनुवाद हो। मौलिक तभी लिखी जा सकती हैं जब विषय विशेषज्ञ हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो। होता यह है, दुर्भाग्यपूर्ण यह होता है कि जो विषय का विद्वान है वह विषय में काम तो करता है लेकिन उसे हिंदी भाषा या भारतीय भाषा नहीं आती, और जो हिंदी भाषा का विशेषज्ञ है उसे फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स या ये दूसरे अनुशासन नहीं आते। तो दूरी जो है वो बनी रहती है। ऐसे में इस अंतराल को पाटने का काम, इन दोनों के बीच एक ब्रिज, एक सेतु बनाने का काम अनुवाद करता है। तो अनुवाद ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम जानते हैं कि जब 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को केंद्र सरकार ने राजभाषा घोषित किया तो द्विभाषिकता के प्रावधान भी किए गए, यानी बायलिंग्वलिज्म होगा, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में उसका अनुवाद करके वो तमाम प्रशासनिक जो सामग्री है उसका भेजा जाना भी ज़रूरी हो गया। लेकिन इस द्विभाषिकता ने हमारे लिए इन तमाम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में, इन अनुशासनों में मार्ग प्रशस्त किया और अनुवाद के रास्ते खोले। अनुवादक तैयार हुए, हिंदी अधिकारी तैयार हुए, राजभाषा अधिकारी तैयार हुए और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि विषय और भाषा के विशेषज्ञों ने मिलकर इस दिशा में काम किया। तो मौलिक सृजन और अनुवाद दोनों ही दृष्टियों से हिंदी में ज्ञान विज्ञान साहित्य का लेखन होता रहा। भक्ति, दर्शन और धर्म के क्षेत्र में भी कुछ किताबें, कुछ पुस्तकें लिखी गई, चर्चित पुस्तकें हैं, उल्लेखनीय हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक तो अद्भुत पुस्तक है जिसने सभी को, पूरे भारत देश को और बल्कि पूरे विश्व को अभिभूत किया, आकृष्ट किया अपनी तरफ, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। 1875 की पुस्तक है, बड़ी दुर्लभ पुस्तक है और इसमें आद्योपांत यानी जीवन से मृत्यु तक का जो विकास है और जो स्थिति है और जो समाज है और जो संस्कृति है और जो जीव है और जो आत्मा है, इन तमाम तरह के प्रश्नों को, और आचरण है, कंडक्ट हमारा क्या है, उन सबको उठाया गया। श्रद्धाराम फुल्लोरी ने आत्मचिकित्सा शीर्षक से 1867 में एक पुस्तक लिखी। यह भी एक तरह से दर्शन और आत्मचिंतन की पुस्तक है। गोपाल दास ने
वल्लभाख्यान नाम से शीर्षक से 1873 में एक पुस्तक लिखी। कृष्णचंद्र धर्माधिकारी ने ज्ञान प्रदीप नाम से 1874 में एक पुस्तक लिखी। कृष्णदास ने ज्ञान प्रकाश नाम से 1874 में एक पुस्तक लिखी। हरिदास ने परमार्थ चिंतन विधि 1876 में लिखी। परमार्थ चिंतन विधि यानी यहाँ भी जो फिलोसफिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, पक्ष हैं, जो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य हैं, उनको लेकर चिंतन किया गया। आत्माराम जी महामुनि, इन्होंने जैन तत्वादर्श शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। जो जैन धर्म के अंतर्गत दर्शन चिंतन है उसकी विवेचना बड़े विस्तार से उन्होंने की। रमाकांत शरण ने प्रेम सुधा रत्नाकर शीर्षक से 1893 में एक पुस्तक लिखी। तो 1900 तक आते आते यानी भारतेंदु युग जब तक रहता है लगभग तब तक हम देखें कि हिंदी में विविध अनुशासनों की पुस्तकों के लेखन का कार्य कुल मिलाकर संतोषजनक स्थिति में था। हालांकि साहित्य जितनी मात्रा में लिखा गया, कविताएं या नाटक, एकांकी, अनुवाद आदि जितने हुए, निबंध जितने हुए, पत्रकारिता जितनी लिखी गई, उतना काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ वो महत्वपूर्ण काम है। भले ही मात्रा कम हो, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो स्तर है, वो बहुत ही बेहतरीन था। ये ठीक है कि हिंदी उस तरह से परिमार्जित भाषा नहीं थी, लेकिन जिस तरह की भाषा उस समय प्रचलित थी उसमें बहुत दुर्लभ और महत्वपूर्ण काम हुआ। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ पुस्तकें लिखी गईं, जिसमें आयुर्वेद है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, इनसे संबंधित यूनानी चिकित्सा है, इनसे संबंधित कुछ किताबें भी हिंदी में लिखी गईं, क्योंकि हिंदी का जो पाठक जगत है वो पूरे देश में विद्यमान है और उनके लिए इस तरह की पुस्तकों का तैयार करना पूरे देश को उससे जोड़ने का काम करना था। तो ऐसी पुस्तकें भी लिखी जाती रहीं। जैसे आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य जनार्दन भट्ट ने एक पुस्तक लिखी, वैद्यक रत्न। ये जो वैद्य होते हैं, इनका जो कार्य है उसका विवेचन विस्तार से चिकित्सा पद्धति की दृष्टि से 1882 में ये पुस्तक आई। श्री कृष्ण शास्त्री कृत चिकित्सा को केंद्र में रखकर, जिसको हम समय समय पर जो ज़रूरतें होती हैं, जो आयुर्वेद जिनकी पूर्ति करता है, कहीं वो होम्योपैथी उसकी पूर्ति करती है, कहीं एलोपैथी उसकी पूर्ति करती है। तो चिकित्सा धातुसार शीर्षक से 1885 में एक पुस्तक आई आयुर्वेद की, बड़ी चर्चित। एलोपैथी के क्षेत्र में ये जो अंग्रेजी जो चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथी जिसको हम कहते हैं, उसमें डॉक्टर ब्रिजलाल ने शस्त्र चिकित्सा ये एक पुस्तक हमें दी और 1887 में इसका प्रकाशन हुआ। पशु चिकित्सा संबंधी पुस्तकें भी लिखी गईं। डॉक्टर शिवचंद्र मैत्र ने पशु चिकित्सा 1895 में एक पुस्तक लिखी, जीव जंतुओं के बारे में, क्योंकि स्वास्थ्य का प्रश्न तो वहाँ भी जुड़ा हुआ है और वो भी अस्वस्थ होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज कैसे हो, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सब पर। फिर होम्योपैथी से संबंधित एक पुस्तक केदारनाथ चटर्जी ने होम्योपैथिक सार शीर्षक से लिखी। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में, ये जो ज्ञान विज्ञान के विभिन्न अनुशासन हैं, इनको लेकर लेखन हुआ और ये प्रशंसनीय है, ये सराहनीय है। ऐसी बहुत सी पुस्तकें निरंतर लिखी जाती रहीं। कुछ ही पुस्तकों के नाम लेना संभव है। इन पुस्तकों का हिंदी जगत में भव्य स्वागत हुआ। इनकी जन सामान्य की हिंदी में लिखित इन पुस्तकों की जो पाठक जगत है उसमें बड़ी अद्भुत स्वीकृति हुई, उनका अभिनंदन हुआ और निश्चित ही हिंदी जगत को इन किताबों से लाभ भी हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में गणित, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, पदार्थ विज्ञान, ऐसे अनेक अनुशासन हैं जिन पर किताबें लिखी जाती रहीं। तो चाहे वो बात फिजिक्स की हो, चाहे वो बात केमिस्ट्री की हो, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो, पदार्थ विज्ञान आदि की हो, मेटेलिटिक साइंस जो होती है, इन तमाम पुस्तकों का खड़ी बोली हिंदी में प्रचुर मात्रा में लेखन हुआ। यह भी एक उपलब्धि है हमारी कि उस समय जब हमारे पास शब्दावली मानक नहीं थी, जो कि बाद में जाकर बनी, उस समय जब ज्ञान विज्ञान की पुस्तक लिखने के कोई सिद्धांत हमारे पास नहीं थे, लेकिन
इन विद्वानों ने उस दिशा में काम किया और उसी ने फिर आगे मार्ग प्रशस्त भी किया। ऐसी किताबों में आदित्य भट्टाचार्य की बीज गणित पुस्तक है, 1874 में आई। शिवचरण लाल की क्षेत्रमिति प्रकाश पुस्तक है, 1875 में आई। नवीन चंद्र राय कृत स्थिति तत्व और गति तत्व 1882 में लिखित पुस्तक है। सुधाकर द्विवेदी की एक पुस्तक आई, चलन कलन और समीकरण मीमांसा। ये दो अलग अलग पुस्तकें हैं। चलन कलन 1886 में और समीकरण मीमांसा, ये 2 खंडों में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। और ये दोनों पुस्तकें इस बात की साक्षी हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में लेखन के प्रति भी हमारे जो उस समय के रचनाकार थे वो गंभीर थे और उनके सामने जो सामाजिक सरोकार थे वो बड़े साफ थे। महेंद्र भट्टाचार्य ने पदार्थ दर्शन शीर्षक से 1873 में एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक हमें दी। लक्ष्मी शंकर मिश्र ने पदार्थ विज्ञान विटप शीर्षक से 1875 में एक पुस्तक लिखी। ये सारी पुस्तकें दुर्लभ हैं, उल्लेखनीय हैं, स्मरणीय हैं, क्योंकि इनसे, इन पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन से हिंदी जगत में एक बड़ी जो रिक्ति थी, एक जो अभाव का क्षेत्र था, वह पूरा हुआ। और यह भी सिद्ध हुआ विश्व के सामने कि खड़ी बोली हिंदी जो है वह समर्थ भाषा है, सक्षम भाषा है। वह किसी भी अनुशासन को आत्मसात करने में उपस्थित हो सकती है, समर्थ हो सकती है। कुल मिलाकर उस समय में शिक्षा का माध्यम, क्योंकि भारतेंदु काल जो था उस समय अगर हम देखें हमारी देश की जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति थी, राजनीतिक और धार्मिक जो स्थिति थी, उन सारी स्थितियों पर अगर विचार करें तो हम कह सकते हैं कि उस समय पूरे देश में, क्योंकि आज़ाद हम हुए नहीं थे, तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी था। अंग्रेज़ हम पर काबिज थे और अंग्रेज़ी में ही पूरा देश शासन प्रशासन कर रहा था। तो ज्ञान विज्ञान की जो शिक्षा थी, शिक्षण प्रशिक्षण था, उसका माध्यम अंग्रेज़ी ही था। हिंदी में इस तरह के साहित्य का लेखन बहुत कम हुआ जिसे हम ज्ञान विज्ञान का साहित्य कहते हैं। हिंदी कविता कहानी तक या अनुवाद आदि तक तो सीमित रही, लेकिन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लेखन बहुत ही नगण्य सा या कम सा हुआ था। उस दौर की पत्र पत्रिकाओं ने भी ज्ञान विज्ञान विषयक लेख तुलना में बहुत कम प्रकाशित किए। लिखे तो गए, नागरिक प्रचारणी पत्रिका ने, सरस्वती आदि पत्रिका ने, आगे चलकर जब वो 1900 के बाद शुरू हुई, तो इससे पहले की जो पत्रिकाएं थीं उनमें ज्ञान विज्ञान संबंधी, ज्ञान साहित्य संबंधी लेखन बहुत ही नगण्य सा हम कह सकते हैं हुआ था। द्विवेदी युग तक आते आते ज्ञान साहित्य, विज्ञान साहित्य, कामकाजी साहित्य, रोजी रोटी संबंधी साहित्य हिंदी में कुछ कुछ लिखा जाना प्रारंभ हुआ। द्विवेदी युग तक आते आते भारतेंदु युग की तुलना में कुछ गति हुई, कुछ प्रगति हुई, लेकिन अभी भी संतोषजनक स्थिति वहाँ भी नहीं थी। कारण था उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही चल रही थी, शिक्षण प्रशिक्षण अंग्रेजी से ही हो रहा था। तो अंग्रेजी में लेखन और अंग्रेजी में लेखन निरंतर हो रहा था, हिंदी में लेखन और हिंदी में पठनीयता मिल नहीं रही थी। इसीलिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण हिंदी वहाँ भी कुल मिलाकर उपेक्षित सी थी उन दिनों में। द्विवेदी युग तक आते आते भी स्थिति यही थी कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में लेखन बहुत कम था, नगण्य था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ज्ञान विज्ञान विषयक साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था पहली बार घोषणा के साथ की। हम जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत ही एक नेतृत्व प्रधान व्यक्तित्व था उनका। उन्होंने हिंदी भाषा के लिए, खड़ी बोली आंदोलन के लिए और सामाजिक सरोकारों के लिए जो काम किया वो दुर्लभ था। तो उस काम को देखकर हम कह सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से एक आंदोलन खड़ा किया था। उस आंदोलन का एक हिस्सा ज्ञान विज्ञान विषयक लेखन हिंदी में हो, यह भी शामिल हो गया था। आह्वान किया उन्होंने कि हमें वो विषय चुनने चाहिए, उन विषयों पर लिखना चाहिए जिसकी देश को, देशवासियों को ज़रूरत है।
तो नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती पत्रिका, इन दोनों राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं ने इस राष्ट्रीय स्तर के कार्य को या राष्ट्रीय महत्व के कार्य को बहुत ही प्राथमिकता दी और प्रेरित किया, लेखकों को, रचनाकारों को प्रेरित किया कि इन क्षेत्रों में लिखें, और उनको फिर एडिट करके ये पत्रिकाएं प्रकाशित करती थीं। ज्ञान विज्ञान की उच्च स्तरीय सामग्री का हिंदी में प्रकाशन लेखन हो, इसके लिए लेखकों, विषय विशेषज्ञों को इन पत्रिकाओं ने प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। इन पत्रिकाओं ने दर्शन, धर्म, अध्यात्म, कला, संस्कृति, इतिहास, राजनीति, विज्ञान और अन्य अनुशासनों के, इसके अतिरिक्त मान लो मनोविज्ञान है, मान लो दर्शन है, इन तमाम दूसरे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों के या उन क्षेत्रों से संबंधित निबंध लेखन की प्रेरणा दी। रचनाकारों से कहा कि ऐसे ऐसे विषयों पर, जल संरक्षण पर लिखो, पर्यावरण संरक्षण पर लिखो, पशु पक्षियों पर लिखो, ऐसे तमाम विषय उन्होंने दिए। तो ये जो कार्य था, इन अनुशासनों में लेखन करने की प्रेरणा देना, यह वास्तव में स्तुत्य कार्य था, ये प्रशंसनीय कार्य था। विदेशों के इतिहास भी अब हिंदी में लिखे जाने लगे थे। बहुत बड़ी बात थी कि विदेश का इतिहास भारत में बैठकर तो लिखा नहीं जा सकता जब तक आप वहाँ के बारे में तथ्यों की जानकारी अर्जित नहीं करेंगे, वहाँ जाकर देखेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं और स्रोत सामग्री का संकलन नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो सकता था। तो हिंदी के रचनाकारों ने विदेशी अनेक देशों का, जो विदेशों के रहन सहन का, समाज संस्कृति का, रीति रिवाजों का, खान पान का, वेशभूषा का, मूल्यों का, संवैधानिक स्थिति का न जाने कितना गहन अध्ययन किया और उन पर भी लिखा। तो विदेशों के इतिहास भी जब हिंदी में लिखे जाने लगे तो उनमें सोमेश्वर दत्त शुक्ल ने फ्रांस का इतिहास 1908 में लिखा, फ्रांस, और जर्मनी का इतिहास 1908 में लिखा, इंग्लैंड का इतिहास 1911 में लिखा। तो हम देख सकते हैं कि विश्व के 3 बड़े देश, इन तीनों का पूरा इतिहास लिखना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बड़ा और दुर्लभ काम है। तो फ्रांस, जर्मन और इंग्लैंड, इन तीनों का इतिहास एक ही व्यक्ति सोमेश्वर दत्त शुक्ल ने लिखा। लेखन समय अलग अलग है। मिश्र बंधुओं ने रूस का इतिहास 1909 में लिखा। मिश्र बंधु जो जाने माने इतिहासकार हैं, समालोचक हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। देवी प्रसाद मुंसिफ ने हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाह शीर्षक से 1909 में एक पुस्तक लिखी, और परिहाड़ वंश प्रकाश 1911 में एक दूसरी पुस्तक लिखी। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा, जो 1911 का इतिहास है। लक्ष्मी नारायण गर्दे ने महाराष्ट्र रहस्य शीर्षक से महाराष्ट्र का इतिहास लिखा। महाराष्ट्र एक बड़ा राष्ट्र है, बड़ा राज्य है हमारे देश का, वहाँ का। तो 1912 में महाराष्ट्र रहस्य नाम से लक्ष्मी नारायण गर्दे ने एक दुर्लभ पुस्तक लिखी। रामप्रसाद त्रिपाठी ने महाराष्ट्रोदय शीर्षक से 1913 में एक पुस्तक लिखी, जो महाराष्ट्र के उदय को लेकर लिखी गई। कृष्ण बिहारी मिश्र ने चीन का इतिहास 1918 में एक पुस्तक लिखी। चाइना क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुँचा, आदि आदि, इन सब की जानकारी उसमें दी गई। संपूर्णानंद ने भारत के देशी राष्ट्र 1918 में एक पुस्तक लिखी। इस तरह हम देखते हैं कि इतिहास विषयक ग्रंथ भी खड़ी बोली में लिखे गए, भले ही वो भारतीय इतिहास का मामला हो जिसकी चर्चा हमने पहले की, या विदेशी इतिहास का मामला हो, क्षेत्र हो, जिसकी चर्चा अभी हमने की। बहुत बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े देशों का और भारत देश के कई राज्यों का इतिहास एक प्रकार से इन रचनाकारों ने लिखा। इसी प्रकार अन्य अनुशासनों में, विषय क्षेत्रों में हिंदी लेखन प्रचुर मात्रा में हुआ। ऐसी रचनाओं में यदि कुछ और अन्य रचनाओं पर दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि राजनीति विषयक ग्रंथ द्विवेदी युग में गदाधर सिंह कृत जापानी राज्य व्यवस्था, ये पुस्तक 1912 में प्रकाश में आई। जापानी राज्य व्यवस्था पर गदाधर सिंह ने राजनीति चिंतन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी।
अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने हिंदुओं की राज्य कल्पना 1913 में और भारतीय शासन पद्धति 1915 में, ये दो पुस्तकें अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखी, जिनके माध्यम से राजनीतिक चिंतन संभव हो सका। भगवान दास केला ने भारतीय शासन पर एक पुस्तक, भारतीय शासन शीर्षक से 1915 में 1915 में ये पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र विषय ग्रंथ राधा मोहन गोकुल, इन्होंने, राधा मोहन गोकुल रचनाकार हैं जिन्होंने देश का धन 1910 में लिखी। ये भी विचारणीय है कि उस समय जब हम स्वतंत्र नहीं थे और हम अर्थशास्त्र विषयक पुस्तक हिंदी में लिख पा रहे थे, इसका मतलब है कि हिंदी में वो सामर्थ्य, वो शक्ति तब भी थी और आज भी है, बल्कि आज और अधिक वो शक्ति बढ़ी है, क्योंकि शब्दावली निर्माण का काम आज बहुत तेजी से चल रहा है। धर्मशास्त्र विषय ग्रंथ शीतला प्रसाद ब्रह्मचारी का जैन धर्म का महत्व 1911 में प्रकाश में आई। शिवानंद कृत आत्मदर्शन 1917 में प्रकाश में आई। भीमसेन शर्मा ने पुनर्जन्म नाम से 1914 में एक पुस्तक लिखी। ये तीनों पुस्तकें, जैन धर्म का महत्व, आत्मदर्शन और पुनर्जन्म, ये इस बात की साक्षी हैं कि धर्मशास्त्र विषयक चिंतन भी हमारे देश में हिंदी भाषा में निरंतर हुआ है, आज भी हो रहा है। नीति शास्त्र विषयक ग्रंथों में राधा मोहन गोकुल ने नीति दर्शन शीर्षक से एक पुस्तक 1913 में लिखी। संस्कृत के पास नीति विवेचना का एक लंबा इतिहास है और हिंदी में भी मध्यकाल में ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में नैतिक साहित्य या नीति साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया। बहुत सारे कवि तो नीति कवि ही थे, जिसमें वृंद हैं, गिरधर हैं, या बिहारी ने भी बहुत बड़ी मात्रा में, तुलसी ने, कबीर ने बहुत नीति साहित्य लिखा है, तो हम देख सकते हैं। शिक्षा शास्त्र विषय ग्रंथों में महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक शिक्षा, इसका नाम ही है शिक्षा, 1916 में प्रकाश में आई और यह भी एक उल्लेखनीय पुस्तक, एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में हमें उपलब्ध हुई। सीधे सीधे गणित, भौतिक, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, इन अनुशासनों से संबंधित रचनाएं इस दौर में लगभग नहीं के बराबर लिखी गई। यानी सीधे सीधे गणित पर लिखना, भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान पर लिखना, जीव विज्ञान पर लिखना, ये उस समय के रचनाकारों के लिए शायद संभव नहीं था। इसलिए इन पर सीधी लेखन प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती। 1906 में नागरिक प्रचारणी सभा ने हिंदी वैज्ञानिक कोश बहुत ही महत्वपूर्ण कोश है, इसका प्रकाशन करके इस दिशा में एक क्रांतिकारी पहल की। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी की बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, हम जानते हैं। काशी में, बनारस में उसका बहुत बृहद कार्यालय है और अथाह पुस्तकों का संग्रह उसके पास है। ये अलग बात है कि आजकल वह संस्था उतनी सक्रिय नहीं है जितनी सक्रिय पहले थी। जो काम उस संस्था ने विभिन्न ग्रंथावलियों के प्रकाशन से, संपादन आदि से, या ग्रंथों के प्रकाशन से, चाहे वो इतिहास ग्रंथ हों, चाहे वो कोश ग्रंथ हों, वह किया है, वह काम अब उस मात्रा में, उस दृष्टि से नहीं हो पा रहा। किंतु नागरिक प्रचारणी सभा का ऐतिहासिक महत्व था, अभी भी है। इसके अतिरिक्त माधव सिंह मेहता ने गणित की पुस्तक माप विद्या प्रदर्शनी शीर्षक से 1909 में लिखी और वो प्रकाश में आई। प्रेम वल्लभ जोशी ने भौतिक विज्ञान संबंधी पुस्तक ताप, पुस्तक का शीर्षक है ताप, एक तरह से टेम्परेचर के रूप में हम देख सकते हैं। 1915 ताप क्या है, इसको केंद्र में रखकर 1915 में इसी शीर्षक से एक पुस्तक लिखी प्रेम वल्लभ जोशी ने। संपूर्णानंद ने ज्योतिर्विनोद नाम से 1917 में एक पुस्तक लिखी। उस समय ज्योतिष भी बड़ा पॉपुलर, बड़ा लोकप्रिय विषय रहा है। इसी तरह श्री PAVG साठे ने विकासवाद शीर्षक से 1914 में एक पुस्तक लिखी। कुल मिलाकर हिंदी ज्ञान साहित्य लेखन के क्षेत्र में इन रचनाकारों का, इनकी रचनाओं का उल्लेखनीय योगदान है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसी युग में कोश विज्ञान के क्षेत्र में भी पर बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ, दुर्लभ काम हुआ। हरिराम वर्मा ने कृषि कोश 1910 में तैयार किया। ब्रजवल्लभ मिश्र ने पदार्थ संख्या कोश 1911 में तैयार किया। ठाकुर प्रसाद खत्री ने जगत व्यापारिक पदार्थ कोश
का लेखन प्रारंभ किया। जीव राम शर्मा ने सरस्वती कोश 1918 में प्रकाशित किया। ये सब के सब कोश लिखकर संस्कृत हिंदी कोश लेखन की परंपरा को मजबूती दी गई, उसे सशक्त बनाया गया। इसी प्रकार बालमुकुंद गुप्त ने हिंदी भाषा इस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी, जिसमें हिंदी के व्याकरण पर, हिंदी की शब्द संपदा पर, हिंदी की वाक्य संरचना पर, हिंदी की सहजता सरलता पर, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई है। शालिग्राम द्विवेदी ने विराम चिन्ह नाम से 1918 में एक पुस्तक लिखी। हम जानते हैं कि भाषा में विरामादि चिन्हों का व्याकरण की दृष्टि से बड़ा महत्व है। एक विराम चिन्ह गलत लग जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो विरामादि चिन्हों के माध्यम से पूरा व्याकरण शिक्षण करना, ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है शालिग्राम द्विवेदी की उस जमाने में 1918 में। ऐसी अनेक रचनाएं हैं जो हिंदी भाषा में निरंतर ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से लिखी जाती रहीं। इस ज्ञान विज्ञान विषयक लेखन से यह स्पष्ट होता है कि यह कार्य विषय और भाषा के विद्वान मिलकर ही बेहतर कर सकते हैं, जो नहीं हो सका। जैसा पहले हमने कहा कि भाषा का विशेषज्ञ और अनुशासन का विशेषज्ञ, ये दोनों मिलकर अगर बैठें, अनुवाद करना हो तो, मौलिक लेखन हो तो ये बेहतर लिख पाएंगे। क्योंकि जिसके पास विषय है उसके पास भाषा नहीं है, जिसके पास भाषा है उसके पास विषय नहीं है। धीरे धीरे 1940 तक आते आते विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण पर बल दिया जाने लगा। समाज विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, विधि, प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में अध्यापन, इन क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में अध्यापन हिंदी माध्यम से अब होने लगा था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी यहाँ तक आते आते, क्योंकि हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे। 1940 का समय है, 47 में हमें स्वतंत्रता मिली, तो यहाँ तक आते आते हिंदी माध्यम से अध्ययन अध्यापन शुरू हो गया था। स्वतंत्रता के बाद हिंदी माध्यम से पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धि हुई, बहुत सारी टेक्सचुअल मटेरियल उपलब्ध कराया गया। ये भी कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिना पाठ्य पुस्तकों के हम उच्च शिक्षा में या देश के विकास में ज्ञान विज्ञान को जोड़ नहीं सकते थे। तो निश्चित ही व्यक्तिगत स्तर पर, संस्थागत स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर, क्योंकि जैसे सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो एक संस्था है और वह देश की न जाने कितनी बड़ी बड़ी संस्थाओं की बड़ी बड़ी रचनाओं का अनुवाद करती है। ऐसे ही व्यक्तिगत रूप से जो निजी प्रकाशक हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया इस दिशा में, और रचनाकारों को जोड़कर, अनुवादकों को जोड़कर ऐसी पुस्तकों, जैसे अमर्त्य सेन जो जिनकी पुस्तकें विश्व में विख्यात हैं, उनकी बहुत सारी किताबों का हिंदी में अनुवाद हुआ, प्रकाशित हुआ और बड़ा स्वागत हुआ, अभिवादन हुआ। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब, उनकी अनेक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद हुआ और वो प्रकाश में आई। इस तरह से तो कुल मिलाकर इस तरह की सामग्री जिससे देश का विकास जुड़ा है, जिससे मनुष्य और भारतीय समाज का विकास जुड़ा है, उन किताबों का प्रकाशन, अनुवाद, हिंदी में मौलिक लेखन, ये सिलसिला चलता रहा। सन 1850 के बाद इतिहास, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, अर्थशास्त्र, शासन विधान, व्याकरण, भाषा दर्शन, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, इसी तरह धर्म, ललित कला, विधि, चिकित्सा, बैंक, बीमा, ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा, भाषा विज्ञान, ऐसे बहुत सारे अनुशासन हैं जिनमें हिंदी माध्यम से लेखन प्रारंभ हो गया था। यानी आज़ादी के आसपास पहुंचते पहुंचते हिंदी माध्यम से लेखन का सिलसिला चल निकला था और पहले की तुलना में इसमें कुछ गति आई थी, कुछ जीवंतता आई थी, एक रुझान पैदा हुआ था रचनाकारों के मन में कि हमें हिंदी में लेखन करना चाहिए, क्योंकि इससे देश का इतिहास जुड़ा हुआ है। यह हिंदी लेखन या तो मौलिक लेखन के रूप में प्रारंभ हुआ या अनुवाद के रूप में प्रारंभ हो सका। स्वाभाविक है कि हिंदी में मौलिक लेखन यदि संभव नहीं था तो फिर अंग्रेजी में उपलब्ध ऐसी ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया जाए। उसके लिए सक्षम और दक्ष अनुवादक जिन्होंने ये काम किया वह स्तुत्य कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि हिंदी माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षा की संभावनाएं इसी तरह की सामग्री से उजागर हो सकती हैं।
विषय विशेषज्ञों और हिंदी भाषाविदों के मध्य एक सेतु बनाने का काम अनुवाद के माध्यम से ही प्रारंभ हो सका। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार द्विभाषिकता पर बल दिया गया। मैंने जैसा पहले कहा कि सन 1949 में जब हम स्वतंत्र हुए 47 में, तो 14 सितंबर 1949 को जाकर हमने 2 साल के बाद लगभग यह निर्णय किया कि केंद्र सरकार की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी। और वहीं पर यह भी प्रावधान किए गए कि हिंदी में कामकाज की क्षमता को, कार्यकुशलता को यदि बढ़ाना है तो फिलहाल जब तक हिंदी के शब्द ना बने, जब तक हिंदी का कामकाजी व्याकरण तैयार ना हो, जब तक हिंदी में अवधारणात्मक शब्द और प्रयुक्तियाँ न आ जाएं, तब तक अंग्रेजी का सहारा लिया जाए और धीरे धीरे फिर हिंदी में आत्मनिर्भरता होते ही अंग्रेजी को छोड़ दिया जाए। इस तरह का एक विकल्प बना था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार द्विभाषिकता पर बल दिया गया। केंद्र सरकार ने हिंदी को प्रश्रय दिया, प्रोत्साहन दिया, उसके प्रचार प्रसार तथा कार्यान्वयन के अनेक उपाय किए। केंद्र सरकार की बहुत सारी संस्थाएं, हिंदी सेवी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से ये समस्त कार्य किए जा रहे हैं। हिंदी सेवी संस्थाओं को संस्था चलाने के लिए केंद्र सरकार अनुदान देती है। पांडुलिपि हिंदी में तैयार की गई ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों की का प्रकाशन करने का काम भी भारत सरकार अनुदान से करती है। इसी तरह स्वयंसेवी हिंदी संस्थाओं को बहुत सारा अनुदान दिया जाता है समय समय पर, ताकि वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी कार्यान्वयन के लिए काम कर सकें। तो मित्रों, ये जो सिलसिला था ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। हिंदी सेवी संस्थाओं ने, सरकारी भाषा और साहित्य अधिकारियों ने, निजी प्रकाशन संस्थाओं ने ज्ञान विज्ञान साहित्य के निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाई। पब्लिकेशन डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, NBT नेशनल बुक ट्रस्ट हो, या इसी तरह अन्य दूसरी संस्थाएं, चाहे वो साहित्य अकेडमी हो, हिंदी अकेडमी हो, या अलग अलग राज्यों में बनी हुई अकादमियाँ हों जो भाषा और साहित्य का शिक्षण कर रही हैं, उन सब की रचनात्मक भूमिका से यह कार्य सिद्ध हो सकता है। 1890 में आकर वैज्ञानिक 1960 में आकर आप देखिए कि आज़ादी 1947 में मिली, राजभाषा 1949 में बनी, और 1960 में आकर हमने CSTT नाम की एक संस्था संवैधानिक प्रावधानों के तहत बनाई, जिसको हम कहते हैं कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। हिंदी में उसे हम वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और तब से आज तक लगातार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कार्य वो कर रहा है। तो 1960 में जाकर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन हुआ और इस आयोग ने हर अनुशासन के पारिभाषिक शब्द हिंदी में बनाने का संकल्प लिया और काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ भी कर दिया। प्रशासन हो, विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मीडिया, बैंक, बीमा, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति और इसी तरह के अन्य अनेक अनुशासन, सब में पारिभाषिक शब्दकोश, तकनीकी शब्दावली कोश ये बनाए जाने लगे। आज परिणाम यह है कि हमारे पास लगभग हर महत्वपूर्ण और आधुनिक अनुशासन की हिंदी शब्दावली है, चाहे बात कंप्यूटर की हो, चाहे बात यांत्रिकी की हो, चाहे खगोल शास्त्र की हो, युद्ध शास्त्र की हो, धर्मशास्त्र की हो, नीति शास्त्र की हो, सभी में। और शब्द होंगे, शब्दावली होगी तो हिंदी में लेखन होगा, हिंदी में लेखन होगा तो हिंदी का प्रचार प्रसार होगा, और इसी से ज्ञान विज्ञान को हिंदी आत्मसात करके अपने पाठक जगत तक पहुंचा पाएगी। विश्वविद्यालयों में भी हिंदी कार्यान्वयन निदेशालय बने। लेखन प्रकाशन व्यवस्था करते हुए इन ऐसी संस्थाओं पर बल दिया गया ताकि वहाँ कार्यान्वयन के लिए अनुवाद कराया जा सके, कार्यान्वयन के लिए हिंदी में मौलिक लेखन के लिए शिक्षकों को, लेखकों को प्रेरित किया जा सके। ये काम भी किए गए। व्यक्तिगत और संस्थागत रूप में ये कार्य युद्ध स्तर पर हुए, किंतु विधि मंत्रालय ने विधि शब्दावली का निर्माण किया। बाकी सारी पारिभाषिक शब्दावलियाँ जो CSTT कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ने बनाई या बना रहा है, आगे भी संशोधन भी कर रहा है, उनका सरलीकरण भी कर रहा है, उनको बार बार रिवाइज किया जाता है, दोहराया जाता है, ताकि कठिनता महसूस ना हो और जन सामान्य के जो सुझाव हैं उनको उसमें शामिल भी किया जाता है। लेकिन विधि मंत्रालय ने विधि शब्दावली का निर्माण किया, क्योंकि विधि शब्दावली का निर्माण
गैर विधि भाषा भाषी क्षेत्र या गैर विधि विशेषज्ञता के नहीं किया जा सकता। बैंकों ने बैंक शब्दावलियां बनाने का योगदान किया। बहुत सारे बैंकों ने, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक आदि, इन बैंकों ने बैंक की शब्दावली CSTT के साथ मिलकर, शब्दावली आयोग के साथ मिलकर बनाई और उस पर फिर मानक होने का एक ठप्पा भी लगवाया। तो कहीं ना कहीं ये काम वो संस्थाएं विशेष, रेलवे की शब्दावली बनी या इसी तरह शिक्षा एजुकेशन की शब्दावली बनी, मनोविज्ञान की शब्दावली बनी, कंप्यूटर की शब्दावली बनी, चिकित्सा की शब्दावली बनी, ऐसे न जाने कितने प्रकार के शब्द बने और आज लगभग 8.5 से 9 लाख के बीच में पारिभाषिक शब्द हिंदी में तैयार हो चुके हैं। ये इतनी बड़ी मात्रा में ये शब्द जो कृत्रिम शब्द हैं और हमने बनाए हैं, ये शब्द बने बनाए नहीं आए, ये हमने बनाए हैं, ये शब्द हमारे पास हैं और इनके माध्यम से हम उच्च शिक्षा में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय के क्षेत्र में लेखन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी से हिंदी में ज्ञान विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, उद्योग आदि से संबद्ध पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। सुखद स्थिति है कि अब हिंदी माध्यम से MBA इंजीनियरिंग आदि, विज्ञान शिक्षण, गणित शिक्षण, कृषि शिक्षण, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान आदि का कार्य किया जाने लगा है। आज स्थिति यह है कि ये इन सब अनुशासनों का काम हिंदी में होने लगा है। तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य की पुस्तकें हिंदी में तैयार की जा रही हैं। विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम से परीक्षा देने की अनुमति अब दी जा रही है, चाहे बात प्रतियोगी परीक्षाओं की हो, रोजगार के लिए दी जाने वाली परीक्षाओं की हो, शिक्षक क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षाओं की हो, उनमें चाहे बात मौखिक परीक्षा की हो, यानी जिसको हम एक प्रकार से इंटरव्यू या साक्षात्कार कहते हैं, वहाँ की बात हो, या ऑनलाइन इंटरव्यू की बात हो, सभी में अब हिंदी जो है वह अपना दखल बढ़ा रही है और उसका हस्तक्षेप निरंतर ही बढ़ता चला जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में, रोजगार या नौकरी संबंधी परीक्षाओं में हिंदी के को माध्यम बनाया जाने लगा है। साक्षात्कार या मौखिक परीक्षाओं में भी हिंदी का वर्चस्व बढ़ने लगा है और अब तो जो सिलेक्शन कमेटी में लोग होते हैं वो पहले ही पूछ लेते हैं कि आप किस भाषा में कंफर्टेबल हैं, किस भाषा में सहज हैं, उसी भाषा में बात की जाए। इस तरह विद्यालयी शिक्षण प्रशिक्षण में हिंदी पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, कोश ग्रंथ अब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ई सामग्री का भी हिंदी माध्यम से निर्माण तेजी से किया जा रहा है। विज्ञान, ज्ञान साहित्य, तकनीक, प्रौद्योगिकी, इन तमाम क्षेत्रों से संबंधित पत्र पत्रिकाएं भी अब प्रचुर मात्रा में निकल रही हैं। खेल के संबंध में बात हो या चिकित्सा के संबंध में बात हो या कृषि के संबंध में बात हो, ऐसी तमाम पत्र पत्रिकाएं अब इस क्षेत्र में प्रकाशित होने लगी हैं। वनस्पति विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, नृविज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान, भेषजी, कृषि, पशु विज्ञान, चिकित्सा, गणित, प्राणी विज्ञान, आयुर्विज्ञान, इंजीनियरिंग, विधि, बैंक, बीमा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, खगोल शास्त्र, मौसम विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, काव्य शास्त्र, आर्किटेक्चर, भूगोल, गृह विज्ञान, न जाने कितने ज्ञान विज्ञान के अनुशासन हैं, क्षेत्र हैं जो साहित्य से इतर हैं, कविता कहानी की दुनिया से बिल्कुल परे हैं। ये जीवनोपयोगी अनुशासन है। ये पेट से, रोजी रोटी से, कामकाज से और विचार से जुड़ने वाले अनुशासन है। इन तमाम अनुशासनों में बहुत तेजी से पुस्तकें लिखी और लिखवाई जा रही हैं। मौलिक और अनुदित रूप से ऐसी पुस्तकों का निर्माण किया जा रहा है। इस संदर्भ में अनुवाद करने वाली बहुत सारी संस्थाएं, जो केंद्र सरकार की केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन है जिसका गठन कुछ ही वर्षों पहले किया गया, भारतीय अनुवाद परिषद है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में लंबे अरसे से काम कर रही हैं। अनुवाद त्रैमासिक पत्रिका भी अनुवाद कला और तकनीक का शिक्षण प्रशिक्षण इसी दृष्टि से दे रही है ताकि उच्च शिक्षा में पुस्तकों का अनुवाद हो और वो हिंदी माध्यम से उपलब्ध हो सकें। प्रकृति, पर्यावरण, परमाणु शक्ति, यांत्रिकी, कीट विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, वन संपदा, आदिवासी साहित्य, पर्वत संरक्षण, जल संरक्षण, मौसम विज्ञान, संस्कार,
रीति रिवाज, धर्म, जीवन शैली, राष्ट्रीय संस्कृति, ऐसे बहुत सारे विषय, अनुशासन या क्षेत्र हैं जहां अब पुस्तकें लिखी जा रही हैं, लिखवाई जा रही हैं, ताकि आने वाले समय में हिंदी माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण विधिवत हो सके। हमारे विद्यार्थियों के सामने यह विकल्प रहे कि वह हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। उनके सामने स्रोत सामग्री उपलब्ध हो, संदर्भ सामग्री उपलब्ध हो, पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो, वह हिंदी में उपलब्ध होगी तो इस दिशा में निश्चित ही उनका रुझान बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, विदेश नीति पर, अंतर्राष्ट्रीय विधि पर, शासन पद्धति पर, यूरोपियन इतिहास पर, प्रशासन शासन पर, आर्थिक विकास पर, उदारीकरण की नीति पर, उद्योग नीति पर, विश्व अर्थव्यवस्था, सामुदायिक विकास, ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें पुस्तकें लिखी जा रही हैं और निश्चित ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी ने अपनी एक मजबूत जगह बना ली है और आने वाले समय में इस दिशा में महत्वपूर्ण संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। और दोस्तों इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।